नमस्कार। परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो आधुनिक भारतीय इतिहास का लेक्चर चल रहा था उसमें आज हम दूसरे भाग को देखने का प्रयास करेंगे। पहले भाग में हमने पुर्तगाल तथा वहाँ की जो कंपनी है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था। उसी लेक्चर में हमने देखा था पुर्तगाल से आए हुए विभिन्न गवर्नर जनरलों के विषय में तथा महत्वपूर्ण यात्रियों के विषय में हमने डिटेल से पढ़ा था, उनके कथनों को देखा था जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम उसी भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन वाले लेक्चर में ही डेनमार्क यानी डच या फिर हॉलैंड, उसी को नीदरलैंड कहा जाता है वर्तमान समय में, उसके विषय में डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्जाम जो टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर रियल्टी ग्रेड, जीडीसी, जीआईसी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके हम लोग ऐसे लेक्चर्स को यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें आपको महत्वपूर्ण रूप से सहायता मिल सके ताकि आप अपनी परीक्षा में सफल हो सकें। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि डच या फिर हॉलैंड या जिसको नीदरलैंड वर्तमान समय में कहा जाता है, वहाँ की कंपनी कौन सी थी और उनकी नीतियाँ कौन सी थी। अगर हम डच या फिर हॉलैंड की बात करते हैं, 1592 की घटना है। 1592 ईस्वी में नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। वहाँ पर कुछ व्यापारी इकट्ठा होते हैं। उन्होंने एक व्यापारिक कंपनी, डच कंपनी की स्थापना करते हैं वह व्यापार करने के लिए। राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम में एक डच कंपनी की स्थापना उन्होंने किया। बाद में 1602 ईस्वी में वहाँ की संसद के एक एकाधिकार जो होता है वहाँ पर चार्टर एक्ट जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से यहाँ डच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक स्थापना होती है जिसका नाम होता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। इस कंपनी की स्थापना होती है। इसे चार्टर के माध्यम से एकाधिकार दिया जाता है पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए। अगर इसका जो वहाँ का नाम है वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी, कई बार ये हमारे परीक्षा में पूछा जाता है कि हॉलैंड की कंपनी का क्या नाम था। वहाँ पर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड न दे करके यही हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा रहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जब इस कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना होती है तो प्रारंभिक जो इसकी पूंजी है 65 लाख गिल्डर, वहाँ की जो मुद्रा थी 65 लाख गिल्डर इसकी संयुक्त प्रारंभिक पूंजी थी। साथ ही साथ एक बोर्ड का गठन किया गया था जिसमें 17 सदस्य थे। उनके माध्यम से ही व्यापार की जो गतिविधियां हैं वह की जाती थी। ठीक, 17 सदस्यीय बोर्ड था। डचों के अगर मुख्यालय, भारत में डचों के मुख्यालय की बात करेंगे तो पहला जो मुख्यालय है भारत में डचों का वह पुलिकट था। ठीक, पहला पुलिकट था, परंतु 1690 ईस्वी में नेगापट्टनम को 1690 ईस्वी में डचों का भारत में मुख्यालय बनाया गया। तो इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखिएगा। प्रथम डच नागरिक जो भारत आया था वह कार्नेलिस डहस्तमान था। साथ ही साथ डचों की अगर प्रथम कोठी की, ठीक, जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ प्रारंभ की जाती थी, जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ होती थीं, उसकी बात करेंगे तो पहली जो व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में पीटर यास्क नामक एक व्यक्ति था जो डेल्फ नामक जहाज से आया था। डेल्फ जहाज से पीटर यास्क आया था। उसने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम था। यह डचों का प्रथम व्यापारिक कोठी यहाँ पर स्थापित हुआ था। दूसरी कोठी की बात करेंगे तो 1610 ईस्वी में पुलिकट जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी। अगर हम प्रथम किलेबंद कोठी की बात करते हैं या फैक्ट्री की बात करते हैं, प्रथम किलेबंद फैक्ट्री डचों की, तो वह पुलिकट में थी। ठीक, पुलिकट में थी। वहाँ पर डचों ने एक किले की स्थापना की थी जिसका नाम फोर्ट गेल्ड्रिया था। इसको ध्यान में रखिएगा, फोर्ट गेल्ड्रिया पुलिकट में है। और पुलिकट कहाँ पर है? तमिलनाडु में वर्तमान समय में है। फोर्ट गेल्ड्रिया प्रश्न पूछता है कि किसका किला था, तो डचों का किला था। और
जो यह फोर्ट गैलरिया है, यहीं से भारत में व्यापार करने के लिए डचों के द्वारा एक स्वर्ण सिक्का जारी किया जाता था, बनाया जाता था, जिसको पैगोडा कहा जाता था। ठीक, डचों के द्वारा एक स्वर्ण सिक्का फोर्ट गैलरिया जो कि किला था वहां से, पुलिकट में तमिलनाडु में था, वहां से स्वर्ण सिक्का पैगोडा जारी किया जाता था। किसके द्वारा? डचों के द्वारा। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है, डचों द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण कोठियां। कई बार इससे प्रश्न, मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं कि किस क्रम में, या तो क्रम पूछेगा कि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, स्थान दे देगा कि किस किस सन में यह तिथि के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, या फिर मिलान करने का देगा, तिथि एक साइड देगा, एक साइड स्थान देगा कि कब स्थापना हुई। तो इसको ध्यान में देख लेते हैं बढ़िया से, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। सूरत की बात करते हैं तो 1616 ईस्वी में डचों के द्वारा सूरत में एक कोठी स्थापित की गई। कैम्बे में 1620 ईस्वी में, आगरा में 1621 ईस्वी में, पिपली जो कि बंगाल में है, पिपली जो कि बंगाल में है, और यह बंगाल में पहला किला, ठीक, पहली कोठी, बंगाल में पहली जो कोठी है पिपली में 1627 में डचों की स्थापित की गई थी। विमलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, 1641 ईस्वी में यहाँ पर व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। करिकाल जो कि पुदुचेरी में है, 1645 ईस्वी में। चिंसुरा जो कि पश्चिम बंगाल में है, 1653 ईस्वी में यहाँ पर एक कोठी की स्थापना की गई। साथ ही साथ बाद में यहाँ पर गुस्तावुस फोर्ट, इसको ध्यान में रखिएगा, गुस्तावुस फोर्ट की स्थापना कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में डचों के द्वारा चिंसुरा जो स्थल है वहाँ पर किया गया था। किलों से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, किस देश से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। कोचीन जो कि केरल में वर्तमान समय में है, 1663 में यहाँ एक कोठी। पटना जो कि बिहार में है, 1632 ईस्वी में यहाँ पर एक व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी। नेगापट्टनम, कासिम बाजार, बालासोर, इन तीनों स्थल, ये जो तीनों स्थल हैं, 1658 ईस्वी में यहाँ व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। बालासोर जो है यह उड़ीसा में है, इसको ध्यान में रखिएगा। जकार्ता, जकार्ता जो कि एक देश था, ठीक, वहाँ पर 1613 ईस्वी में जकार्ता में क्या कहते हैं, पूरा विध्वंस हो चुका था। वहाँ पर जो किले थे, जो स्थल थे, वहीं को क्या कहते हैं, विकसित करके बटाविया नामक एक शहर, 1613 ईस्वी में बटाविया नामक एक शहर डचों ने विकसित किया था। कहाँ पर? जकार्ता में। मलक्का में 1641 ईस्वी में, और श्रीलंका में 1658 ईस्वी में डचों की कोठी स्थापित की गई थी। प्रश्न पूछता है कि जकार्ता, मलक्का और श्रीलंका जो हैं, यह किससे लिए गए? डचों ने किससे लिए थे? तो यह डचों ने पुर्तगालियों से युद्ध करके उनसे प्राप्त किया था, जीता था। ठीक, कौन कौन से स्थल को? मलक्का, श्रीलंका को, ठीक, जकार्ता को नहीं। जकार्ता पर डचों ने बैटविया नामक शहर 1613 ईस्वी में बसाया था, जबकि मलक्का 1641 ईस्वी में और श्रीलंका 1658 ईस्वी में यहाँ पर पुर्तगालियों से युद्ध करके डचों ने अपने व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। आगे देखते हैं, 1653 ईस्वी को कोच्चि में फोर्ट विलियम कोच्चि में 1814 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना कोच्चि में 1653 ईस्वी में हुआ था, जिस पर 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। एक चीज ध्यान में रखिएगा, फोर्ट विलियम कहाँ पर है? यह कोच्चि में है, जबकि एक फोर्ट विलियम अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक, तो फोर्ट विलियम जो किला है यह कोच्चि में डचों के द्वारा स्थापित किया गया 1653 में, जिस पर 1814 में अंग्रेजों ने अधिकार किया, जबकि फोर्ट विलियम एक किला कलकत्ता में भी है, उसको ध्यान में रखिएगा। 1805 ईस्वी में डचों ने सुमात्रा लेकर के, यानी अंग्रेजों से सुमात्रा ले लिया और अंग्रेजों को चिंसुरा और मलक्का जो स्थल है उनको दे दिया, यानी अंग्रेजों से सुमात्रा लेकर के चिंसुरा और मलक्का अंग्रेजों को दे दिया। डचों के द्वारा भारत से निर्यात की गई वस्तुएं, यानी जब डच यहाँ पर आते हैं तो व्यापार करते हैं, तो भारत से कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात करते हैं विभिन्न देशों में, उसको देख लेते हैं। तो डच यहाँ से नील, सोरा, सूती वस्त्र, अफीम, रेशम, सीसा आदि का निर्यात करते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो सूती वस्त्र है उसको निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भी डचों को ही जाता है, यानी इसके पहले मसाले, नील, सोरा
और क्या कहते हैं रेशम, शीशा, ये सब चीज़ें भारत से निर्यात तो की जाती थी पुर्तगालियों के द्वारा, परंतु जो सूती वस्त्र है उसको निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डचों द्वारा भारत में आए, मतलब विभिन्न देशों से भारत में कौन कौन सी वस्तुएं आती थी इसको देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया से चंदन की लकड़ी, ठीक, भारत में चंदन की लकड़ी दक्षिण पूर्व एशिया से आती थी। साथ ही साथ काली मिर्च, जापान से तांबा, चीन से रेशम और मालाबार तट से मसाले का क्या कहते हैं आयात यहाँ पर किए जाते थे। ठीक, आगे देखते हैं। भारत से व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी की कंपनी डचों ने प्रारंभ की, यानी भारत के कुछ लोगों को मिलाया इन्होंने, ठीक, और स्वयं भारत के कुछ लोगों और स्वयं ये लोग थे, इन दो मतलब सभी व्यापारियों को मिला करके इन्होंने क्या किया, संयुक्त पूंजी से व्यापार करने को प्रारंभ किया, जिसमें इन्होंने कहा कि जितना जिसकी पूंजी रहेगी उसी के अनुपात में लाभ को प्रदान किया जाए, यानी लाभांश जो है पूंजी के अनुपात में दिया जाएगा विभिन्न शेयर धारकों को। ठीक, तो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी की कंपनी डचों ने भारत में प्रारंभ की। नागलवांचे और पालकोल्लू जो है, यहाँ से ये दो स्थल है, यहाँ से डच जो हैं नील उत्पादन यानी नील का उत्पादन करते थे, साथ ही साथ यहाँ से कपड़े की रंगाई की जाती थी। जो ये दोनों स्थल हैं नागलवांचे और पालकोल्लू, यहाँ से नील का उत्पादन किया जाता था, साथ ही साथ कपड़े की रंगाई के लिए यह दोनों स्थल बहुत ही प्रसिद्ध थे। डचों के समय ही काला चेल या फिर इसी को कुलाचल का युद्ध कहा जाता है। कालाचेल या कुलाचल का युद्ध 1741 ईस्वी में होता है। यह युद्ध त्रावणकोर जो राज्य है वहाँ के राजा थे मार्तंड वर्मा, त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा के बीच में, डचों और मार्तंड वर्मा के बीच में 1741 ईस्वी में कुलाचल का युद्ध या कोलाचेल का युद्ध हुआ था। साथ ही साथ वेदरा का युद्ध जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, इसी युद्ध के बाद डचों का भारत से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। वेदरा का युद्ध 25 नवंबर 1759 ईस्वी को हुआ था। महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, मिलान करने वाले प्रश्नों में जरूर आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। डचों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। कई पुस्तकों में मिलता है कि अंग्रेजी जो सेना है उसका नेतृत्व कर्नल फोर्ड ने किया था, जबकि कई पुस्तकों में ऐसा मिलता है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो अब देख लीजिएगा ऑप्शन में जो रहेगा उसी के अनुसार आप लोग आंसर कीजिएगा। अंग्रेजों का नेतृत्व कर्नल फोर्ड या फिर क्लाइव, दो में से एक ही देगा। पर इतना ध्यान में रखना है, उस समय गवर्नर की अगर पूछेगा कि गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है उस समय गवर्नर था। आगे देखते हैं। भारत से जाने वाले पहले यूरोपीय डच थे, यानी पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, परंतु भारत से जाने वाले कौन थे, भारत से सबसे पहले जाने वाले यूरोपीय डच लोग ही थे। डच जो फैक्ट्रियां अभी मैंने बताया था, विभिन्न जो कोठियां थी, जो फैक्ट्रियां भारत में स्थापित की गई थी, उनके जो प्रमुख होता था उसको फैक्टर कहा जाता था। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को, यानी जो मुख्य अधिकारी होता था, उसको फैक्टर कहा जाता था। अब देखते हैं अगला जो व्यापारिक देश है या यूरोपीय देश है जो भारत में व्यापार करने के लिए आता है, डेनमार्क है। अब देखिए क्रम से हम लोग चल रहे थे, परंतु अब इसके बाद जो डचों के बाद फ्रांसीसी आते हैं, परंतु यहाँ पर मैंने डेनमार्क को लिया है क्योंकि यह बहुत छोटा, इससे संबंधित बहुत छोटे तथ्य हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इसको देख लेते हैं। फ्रांसीसियों का जो चैप्टर है वह बहुत बड़ा है, तो उसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, जिसमें हम कर्नाटक युद्ध और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को भी विस्तार से देखेंगे। ठीक, तो डेनिश की अगर हम बात करते हैं, डेनिश या इसी को डेनमार्क कहा जाता है। यहाँ की जो कंपनी थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क की एक कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की भी थी, तो यह ध्यान में रखना है कि डेनमार्क अगर ऑप्शन में आता है तो अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की थी, तो वहाँ पर प्रसिद्ध जो है वह अंग्रेजों की यानी ब्रिटेन की ही थी। पर इतना ध्यान में रखना है कि डेनमार्क की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम व्यापारी कोठी की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैंकोबर, जिसको थारंगम बाड़ी कहा जाता है, यह वर्तमान समय में तमिलनाडु में है।
ट्रैंकोबार या थारंगम बाड़ी कहा जाता है, वर्तमान समय में तमिलनाडु में है। 1620 ईस्वी में यहाँ पर पहली व्यापारिक कोठी डेनमार्क की स्थापित की गई थी। जो ट्रैंकोबार है यहीं पर डेनमार्क के लोगों ने ड्रैंसबोर्ग दुर्ग की स्थापना की थी। ठीक, ड्रैंसबोर्ग दुर्ग प्रश्न पूछ सकता है कि कहाँ पर है, किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो डेनमार्क के द्वारा स्थापित किया गया। ट्रैंकोबार या फिर थारंगम बाड़ी में है। अगर हम डेनमार्क के प्रमुख मुख्यालयों की बात करेंगे, मुख्यालय की बात करेंगे, तो डेनमार्क है वहाँ की जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मुख्यालय सेरामपुर जो कि बंगाल में था। 1676 ईस्वी में इसके मुख्यालय के रूप में इसको स्थापित किया जाता है। 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया, क्योंकि इनका जो व्यापारिक क्षेत्र था वह भारत में नहीं था। इनकी रुचि भारत में व्यापार करने की ज़्यादा नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपनी संपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों को, अपनी कंपनी को भी अंग्रेजों को 1845 ईस्वी में बेच दिया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसी पे समाप्त होता है। हमने डच और डेनमार्क जो देश हैं, नीदरलैंड या हॉलैंड, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया है। इसमें जितने भी तथ्य बताए गए हैं वे आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग इस क्लास को देखने के उपरांत अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि और हम लोग ऐसे वीडियो को बना सकें। साथ ही साथ एक निवेदन आप सभी से है, हमारा टेलीग्राम चैनल है जो वीडियो के लिंक में दिया जाएगा। जो लोग भी इस सभी वीडियो जो हम लोग बनाए जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं, उनके अगर PDF को प्राप्त करना हो, नोट्स को प्राप्त करना हो, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ पर नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।